स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, मकर संक्रांति के बाद सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर चुके हैं और अब दिन बड़े होंगे और आपको भी खेती किसानी के लिए अधिक समय मिल सकेगा। किसान भाई बहनों, हमारी पूरी कोशिश है कि कृषि दर्शन के माध्यम से आपको न केवल आधुनिक जानकारी दें बल्कि आपके मनोभावों को समझते हुए पहले से और भी बेहतर कर सकें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। भारतीय आम की मिठास यूरोप के लिए खास। सोयाबीन में अधिक तेल, तिलहन का बड़ा खेल। बाजरा के फुल्ले अब और अधिक फूले। कोकोनट शुगर मिठास से भरपूर, मधुमेह होगी दूर। और अब छोटी कामधेनु योजना से बड़ा लाभ। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। यूरोपीय देशों में आम पर लगे प्रतिबंध से कसमसाए यूरोप वासियों और भारतीय आम उत्पादकों के लिए मिठास भरी खबर ये है कि अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब से भारत को विदेशी मुद्रा और यूरोपीय बाजारों को भारतीय आम मिलेगा। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। आम के इन बागों में बौर भले ही अभी फुटाव पर है, मगर इसके फल बनने से पहले ही इससे जुड़ी किसान हितकारी खबर आ चुकी है। वो ये कि अब भारतीय आम यूरोपीय बाजारों में बिकेगा। ज्ञात हो कि अभी तक इस पर प्रतिबंध था। इस सिलसिले में यूरोपीय आयोग की एक समिति की रिपोर्ट आ चुकी है जो स्पष्ट करती है कि अब भारतीय आय का यूरोपीय बाजारों के लिए लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है। ज्ञात हो कि 50% आम निर्यात इंग्लैंड को किया जाता है। यहाँ इसका 62 करोड़ रुपए का बाजार है। तिलहनी फसलों में गहरी जड़ जमाए सोयाबीन से अब पहले से अधिक खाद्य तेल लिया जा सकेगा। नए परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि सोयाबीन की कुछ किस्मों में तेलांश प्रतिशत पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ा है। प्रस्तुत है शोध परख की रिपोर्ट। दूधो नहाओ सोया फलो, यानी सोयाबीन से दुग्ध उत्पादन के बाद अब सोया से पहले की अपेक्षा अधिक तेल प्राप्त करने में सफलता मिली है। इंदौर स्थित सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में एक ORC7 किस्म विकसित की गई थी। इसके साथ हार्डी किस्म का मिलान कर NRC 108 विकसित की गई। इसमें और अधिक सुधार कर पाया गया कि इसका तेलांश प्रतिशत 22 तक है, जबकि सामान्य तथा अन्य किस्मों में ये 17 से 18% ही होता है। ये किस्म 94 दिन की अवधि में पक जाती है। इसके दाने सुनहरे पीले होते हैं। सोया उत्पादक इसका प्रयोग कर अधिक उत्पादन ले सकेंगे। जलपान और बच्चों के बीच बाजरा के फलों की नई पैठ बढ़ रही है। इधर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बाजरा उत्पादकों के लिए ऐसी किस्म विकसित कर दिखाई है जिसके दानों से अपेक्षाकृत अधिक फूले फूलते नजर आएंगे। तो आइए जायजा लेते हैं इन फूलों के फूलने का। बाजरा की पकी फसल के भुट्टों का एक एक दाना फूल कर फुल्ला बन जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरों में भी अब इसकी मांग बढ़ रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के अनुसार PC 443 किस्म से अधिक फूलने वाले फुल्ले प्राप्त होते हैं। विश्लेषणात्मक अध्ययन बताते हैं कि इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लौह, जिंक आदि स्वास्थ्यवर्धक तत्वों की भरपूर मात्रा है। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। जी हाँ, पहेली का जवाब है नारियल, जो आपके बीच स्वादिष्ट फल है। अब इस मिठास कोकोनट शुगर का सुधरा रूप सामने आया है, जो मिठास भरा तो है ही, साथ ही मधुमेह रोग को काबू में लाने में सफल हुआ है। लंबी ऊंचाई लिए नारियल के पेड़ पर लगे फूलों से बूंद बूंद कर एक तरल पदार्थ टपकता है। यही कोकोनट सेप है। ये सुगंधित है तो मिठास भरा भी है। कासरगोड स्थित केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार ये चीनी का विकल्प है जो मधुमेह नियंत्रण में कारगर है। इससे अब बड़ी मात्रा में स्वीटनर यानी कोकोनट से शुगर तैयार किए जाने की योजना है। चूंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक शर्करा है, अतः इसका कोई साइड इफेक्ट यानी गलत प्रभाव भी नहीं है। पशुपालकों के लिए कुछ समय पूर्व महत्वाकांक्षी कामधेनु योजना आई थी। अब इसी श्रृंखला में छोटी कामधेनु योजना की शुरुआत की गई है, जो छोटे पशुपालकों के लिए विशेष तौर पर लाभ का सौदा है।
केंद्र सरकार द्वारा जहां राष्ट्रीय मिशन की स्थापना कर गौवंश विकास की बात कही है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अति लघु कामधेनु योजना लाई गई है। जिन पशुपालकों के पास मात्र 25 पशु हैं, वो भी इस योजना का लाभ उठाएंगे। इसके अंतर्गत सरकार की ओर से कुल लागत का 75% ऋण के रूप में दिया जाएगा, तो वहीं ब्याज की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। मौसम का बदलता रूप, कहीं पसरे कोहरा, कहीं खिले धूप, तो आखिर देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या है रूप? मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी भागों में बर्फ पड़ने की संभावना है। सिक्किम, आसाम, मेघालय के अधिकतर भागों में कोहरे होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मौसम साफ रहेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सभी भाग बारिश और कोहरे की चपेट में रहेंगे। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बारीक धान की मांग जोर पकड़ रही है। कुछ स्थानों पर इसकी आवक ठीक है तो कहीं कमजोर है। इसी कारण चावल के दामों में उतार चढ़ाव है। मंडियों में कोहरे का असर भी साफ नजर आ रहा है। इस असर से सब्जियों की आवक कम हो रही है। किसान भाई बहनों, ये तो था कृषि समाचार। आपका पसंदीदा कार्यक्रम देखेंगे जिसमें अलग अलग राज्यों के किसानों के सवाल होंगे और जिनके जवाब देंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के मनोभावों को समझने का प्रयास करके उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश की जाती है। हमारी कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम में न केवल किसानों, शहरी और ग्रामीण महिलाओं बल्कि युवाओं की शंकाओं का भी समाधान हो, जिससे वे बेहतर कर सकें, खेतों से अच्छी फसल प्राप्त कर सकें, पशुओं की बेहतर देखभाल कर सकें और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके पत्रों से। कृषि दर्शन कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहकर खेती के बारे में बेहतर करने वाले किसानों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। प्रगतिशील किसानों के बारे में बताकर हम आपको और भी बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। इसी को लेकर अपनी जगह की जानकारी न देते हुए राजकुमार गोदारा ने एम किसान पोर्टल के बारे में जानकारी चाहिए है। प्रगतिशील किसान कम खेत, कम लागत और अच्छी तकनीक से बेहतर कर लेते हैं। इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी। और भारत सरकार ने बहुत सारे मोबाइल आधारित एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं जी, लेकिन वो सब अलग अलग स्थानों पर थे। तो इन सब की जानकारी एक पोर्टल पर mkisan.gov.in के ऊपर रखी गई है जी। और इसमें किसान भाई यहाँ आकर के देख सकते हैं कि क्या क्या सुविधाएं वो अपने मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो सुविधा है जी, वो है किसान कॉल सेंटर की। बिल्कुल। इसमें किसान भाई अपने मोबाइल फ़ोन से एक नेशनल टोल फ्री नंबर है 1800-180-1551 ये डायल करके देश के किसी कोने से सुबह 6 से रात 10 बजे तक साल में किसी भी दिन अपनी भाषा में अपने सवालों का जवाब
पा सकते हैं। तो एम किसान पोर्टल पर किसान SMS सेवा के बारे में भी जानकारी दी गई है और इसमें किसान भाई जब किसान कॉल सेंटर में कॉल कर रहे होते हैं उस समय किसी खास विषय पर नियमित रूप से और वो उसको उनका नाम वहाँ रजिस्टर कर लिया जाएगा और जब भी कोई एक्सपर्ट उस विषय पर कोई संदेश भेजेंगे तो किसान भाइयों को संदेश मिल जाएगा। बिल्कुल। केले के पौधे में लगने वाली बीमारी के चलते कई बार पेड़ की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा बेकार हो जाता है। कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं शेखू। इन्होंने स्मार्टफोन के माध्यम से बताया है कि इनके केले के पेड़ की पत्तियां पीली पड़कर झुक रही हैं और तना भूरे रंग का दिखता है। इन्होंने इस बीमारी का समाधान चाहा है। केले से जुड़ी इस समस्या के समाधान के बारे में बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राम आसरे। फफूंदी की वजह से आप इसमें उकठा रोग आ सकता है और उसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और जब इन पत्तियों को हम तोड़ते हैं तो इसमें से जो है दुर्गंधयुक्त पानी जैसा निकलता है। और ख़ासकर अगर हम इस केले के तने को, प्रभावित पौधे के तनों को बीच से चीर कर देखें तो इसमें से सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आती है। ये भी एक पहचान है कि इसमें उकठा रोग लगा हुआ है। तो इसमें एक दशा ये हो सकती है। दूसरा संभावित इसमें कारक ये हो सकता है कि इसमें एक जो सिगाटोगा नाम की एक बीमारी आती है उसकी भी वजह हो सकती है। और कभी कभी जो पत्तियों का पीलापन इसमें निमेटोड की वजह से भी आता है, लेकिन निमेटोड की वजह से इसमें दुर्गंध जैसी समस्या नहीं आती। अगर आप तने को फाड़ कर देखें तो मैं आपको यहाँ पे फौरी तौर पर ये अनुशंसा करूँगा कि इसमें आप किसी एक फफूंदी नाशक, खासकर आपका जो कार्बेंडाजिम है उसको ले लें और कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलें। इसके साथ साथ इसमें किसी आप एक कीटनाशक का भी समावेश कर सकते हैं। इसमें आप क्लोरपाइरीफास वगैरह भी डाल सकते हैं। क्लोरपाइरीफास की मात्रा तकरीबन इसमें आपको 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से डालनी पड़ेगी और इन दोनों का मिश्रण बना के अच्छी तरीके से जहाँ भी आपने केला लगा रखा है उसमें उसको ड्रेंचिंग कर दें। कहने का मतलब इसमें थाला बनाएं और अगर आपका एक प्रौढ़ पौधा है केले का उसमें तकरीबन 10 लीटर इस तरीके का घोल बना के उसमें अच्छी तरीके से डाल दें और पानी इधर उधर ना बहने पाए तो निश्चित तौर पे आपको कुछ न कुछ इसमें निजात मिलेगी। और ये दूसरी उपाय कर सकते हैं, अगर आपके निकटतम कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या यहाँ पे कोई आपका कृषि विश्वविद्यालय है तो इसके सैंपल जो प्रभावित पत्तियाँ हैं उनको ले जाकर उनको दिखा सकते हैं। तो उस वहाँ से आपको बिल्कुल ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन या आपको जो इनकी अनुशंसा मिल जाएगी जिससे कि वो उसके आपके सैंपल देख के बताएंगे क्या कुछ इसमें वास्तविक रूप से प्रभावित है ये पौधा। कम जगह में अधिक कमाई के लिए मशरूम की खेती बेहतर लाभदायक साबित हो रही है। अच्छे दाम मिलने से मशरूम की खेती की ओर किसानों का ध्यान लगा है। मशरूम की खेती कैसे की जाए, इसके बारे में झारखंड की सरकार की नीति क्या है और वो क्या मदद कर सकती है, इस बारे में जानना चाहते हैं झारखंड के प्रीतम वर्मा। प्रीतम जी, कम खर्च कम जगह में मशरूम की खेती वरदान साबित हो रही है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राम आसरे। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जो कि कवक से उगती है और इसको लगाने के लिए किसान भाइयों को खेती की आवश्यकता नहीं पड़ती जैसे कि दूसरी फल एवं सब्जियों को उगाने के लिए खेत की ज़रूरत पड़ती। इसके लिए आप एक छोटे कमरे से भी शुरुआत कर सकते हैं मशरूम उत्पादन की। मशरूम उत्पादन के लिए आप दूसरे किसी झोपड़ी या यूँ कहें कि घास खरपतवार से भी एक संरचना बना सकते हैं जिसमें कि एक मचान जैसी संरचना पर मशरूम की खेती कर सकते हैं। अब सवाल उठता है क्या कुछ मशरूम की खेती पूरे वर्ष की जा सकती? हाँ, पूरे वर्ष की जा सकती है। पहली आप बात करते हैं दूधिया मशरूम। दूधिया मशरूम को कम तापक्रम की ज़रूरत होती है और ये 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से शुरू होकर 25
डिग्री सेल्सियस के तापक्रम में इसकी जो है उत्पादन क्षमता अच्छी होती है। और इसके बाद जब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, यूँ कहें कि मार्च का महीना आते आते ही आप दूधिया मशरूम की खेती बिना किसी वातानुकूलित संरचना के नहीं कर सकते हैं। उस समय आप ढींगरी मशरूम को उगा सकते हैं। ये तापक्रम अधिक सहन कर सकती है और यूँ कहें कि ये तापक्रम की सहने की क्षमता करीब 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। इसलिए आप फरवरी का महीना होते होते दूधिया मशरूम की खेती न करके आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पे आपका जो ढींगरी मशरूम है, और उसको आप सितंबर अक्टूबर के महीने में तक इसकी कटाई कर सकते हैं, उगा सकते हैं। इस तरीके से पूरे साल भर आप योजनाबद्ध तरीके से मशरूम उगा सकते हैं। हाँ, इसके बीज जो होता है, जिसको हम स्पान कहते हैं, उसको ख़रीदते वक्त काफ़ी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे किसान भाई यहाँ पे काफ़ी मार खाते हैं। इसका जो बीज है या स्पान जिसको बोलते हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी होती है। तो इसके लिए जब भी आप बीज खरीदें, देखें कि इसमें कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो, और ये जो इसको गेहूं के दाने पे उगाते हैं इस कवक को, उसमें चिपचिपापन नहीं हो। तो इन दो बातों का विशेष ख्याल रखें और बीज आप पहले से ही बुक करवा लें। आप किसी निकटतम आपके कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय हो, वहाँ से बीज की जो है प्राप्ति पहले ही सुनिश्चित कर लें, और इस तरीके से मशरूम की खेती का उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, गिर और कंकरेज गाय के बारे में जानकारी चाहिए है। इस सवाल के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। एक कल्पेश पटारिया हैं, उन्होंने एक ईमेल भेजा है और उसमें ये लिख रहे हैं कि वो 10 गिर गाय से और उसको 100 तक ले जाना चाहते हैं। उस तरह का कोई ये अपनी गौशाला बनाना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये चाहते हैं कि मैं आपकी क्या हमसे मदद मिल सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गिर नस्ल है, ये हमारे देश की एक देसी नस्ल की गाय है जो गुजरात प्रदेश के अंदर पाई जाती है। और इसका जो गाय का रंग है वो लाल रंग का होता है, माथा उभरा होता है तथा जो कान हैं वो लटके हुए होते हैं। और ये बहुत अच्छी नस्ल है और हमारे देश के अंदर विशेषकर गुजरात में इसका बहुत अच्छा उत्पादन का रिकॉर्ड रहा है। तो वैसे इसको भी आप आसानी से पाल सकते हैं। और अगर आपने इन गायों को ख़रीदना है तो ये मुख्यतः गुजरात के क्षेत्रों से ही आपको मिल सकती हैं। जहाँ तक एक आपने कॉन्क्रेज का भी जिक्र किया है, तो जो कॉन्क्रेज गाय है ये भी हमारे गुजरात प्रदेश के अंदर पाई जाती है, परंतु ये गाय दूध के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाती। इसके जो बछड़े हैं वो हल्के या बैलगाड़ी खींचने के लिए ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि ये भारी नस्ल इसको माना जाता है। तो दुधारू पशु के लिए गिर नस्ल की गाय ही आप जो है पालें और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद निवासी कपिल वर्मा ने अपने मनोभावों की पीड़ा का जिक्र करते हुए लिखा है कि वो कृषि से बीएससी कर रहे हैं और कुछ लोग इनसे कहते हैं कि इन्होंने गलत फैसला लिया है। ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में शिक्षा के बारे में कुछ ज़रूर दिखाएं, जिससे लोग इस ओर जागरूक हो सकें। कपिल जी, कृषि भारत की रीढ़ है और देश की करीब 58% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस स्थिति को देखते हुए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी हुई है और किसान चैनल की शुरुआत करने का फैसला इसी कड़ी का ही एक अंग है। किसान भाइयों बहनों, कृषि का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और इस विषय में हमें बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाधर। मेल आया है हमारे पास कपिल विश्वकर्मा जी का, और ये होशंगाबाद से लिख रहे हैं कि हमने किसी यूजीसी के कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ और हम इनको कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, गलत जगह से पढ़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समय समय पर हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जो कुछ परीक्षाएं होती हैं, जेआरएफ की परीक्षा अभी होने वाली है, तो आपने बीएससी जहाँ से भी की, जिस कॉलेज से भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से की है, वो ठीक है। ये निर्भर करेगा आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने अच्छे नंबर पाते हैं, कितना ज्ञान अर्जन करते हैं। अगर कोई मान्यता प्राप्त कॉलेज है तो उससे बीएससी एजी करना बुरा नहीं है।
लेकिन एमएससी के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि अभी बस ये जनवरी का महीना चल रहा है, अगले महीने से ही आईसीआर का तथा अन्य जो विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसमें जो भी वो परीक्षाएं लेते हैं उन परीक्षाओं के लिए आप तैयार करिए और तैयारी करके आप अगले एमएससी के लिए किसी अच्छे संस्थान से एमएससी कर सकते हैं। लेकिन जो आप बीएससी कर रहे हैं उससे बिल्कुल हताश नहीं होइए, क्योंकि अगर यूजीसी का या कोई मान्यता प्राप्त कॉलेज है, ये निर्भर करेगा आपने कितना ज्ञान अर्जन किया, कितनी पढ़ाई में मेहनत की और कितनी पढ़ाई में मेहनत करने वाले हैं। एमएससी में आपका पूरा स्कोप है, अच्छे से आप तैयारी करके एडमिशन लीजिए और अपना भविष्य बनाइए। किसान भाई बहनों, आज के इस युग में खेतीबाड़ी के क्षेत्र में मशीनीकरण अनिवार्य सा हो गया है और बुआई से लेकर के कटाई तक सारे काम मशीनों से करना काफ़ी आसान हो गया है, जिसमें समय भी कम लगता है और काम ज़्यादा होता है। किसान भाइयों बहनों, थ्रेसर खेतों के लिए एक बहुत ही अनिवार्य उपकरण है और इसके इस्तेमाल से कृषि काफ़ी आसान हो जाती है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने कृषि के लिए एक थ्रेसर बनाया है। तो आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी पूसा के डॉक्टर शैलेश मिश्रा से। हमारे किसान भाई जगन्नाथ प्रसाद सिन्हा जी मेल भेजकर ये जानना चाहते हैं कि कृषि दर्शन ने 2 दिसंबर 2014 को पूसा बासमती थ्रेसर की जो जानकारी दी थी, क्या वो अपलोड कर दी गई? श्री जगन्नाथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृषि दर्शन प्रोग्राम में जो भी जानकारी प्रसारित की जाती है, ब्रॉडकास्ट की जाती है, उसको हम रेगुलर वेबसाइट पर अपलोड करते रहते हैं। आप देखते होंगे कि साथ के साथ लिंक भी आता रहता है, यूट्यूब का और फेसबुक का लिंक आता रहता है, हम उसको बराबर अपलोड करते रहते हैं। अगर अभी तक अपलोड नहीं किया तो हम उसको शीघ्र ही अपलोड कर रहे हैं और आपको पूसा की बासमती थ्रेसर की जानकारी शीघ्र ही आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, शीघ्र ही आप देखेंगे कि आपकी जानकारी को आपको पहुंचा दिया गया, वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, हमें विश्वास है कि हमारा ये कार्यक्रम आपकी शंकाओं, जिज्ञासाओं, सुझावों और उपलब्धियों की दिशा में कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाता है। आज के अंक में बस इतना ही। किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम आपके सवालों के जवाब के साथ ही कई अन्य नई जानकारियां लेकर आपके सामने होंगे। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा ये जानने के लिए हमें इंतजार रहेगा, आपके पत्रों का ही नहीं बल्कि आपकी ईमेल्स का भी। अगले कार्यक्रम में कुछ और नई कृषि जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।